आई एम मंजू कंबोज जी रानिया बीए प्रथम वर्ष का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं, जिसमें मैं पहले भूमिका की बात करूंगी। अगर मैं बात करूं भारतीय निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, अगर निर्वाचन जो होता है, जो चुनाव प्रणाली जो होती है, जो निर्वाचन प्रणाली होती है, वो क्या है, लोकतंत्र का आधार होती है। अतः जनता की इच्छा का क्या होती है, बैरोमीटर होती है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी कौन बनाता है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना हुआ शासन होता है। और हर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जनता जो है एक नए लोकतंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह जरूरी है कि जो निर्वाचन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो क्या होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, और उनका जो संचालन है वो निर्दलीय आधार पर न होकर सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से क्या हो, मुक्त होना चाहिए। अतः भारत में अगर हम बात करें तो भारत में क्या है, वयस्क मताधिकार निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधियों के चयन के लिए जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का एक पूर्ण भाग जो था 15, उसमें निर्वाचन का वर्णन किया है। अतः भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग और निर्वाचकों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया है कि चुनाव आयोग, उसकी शक्तियां, उसके कार्य, उसकी पात्रता, जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली क्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक तंत्र, एक निर्वाचन आयोग भी बनाया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो है 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। अतः काका कालेकर की हम परिभाषा इसमें दे सकते हैं कि चुनाव से क्या होता है, राष्ट्र का विधान शक्तिशाली होता है। अतः हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावों की भी क्या करनी पड़ेगी, रक्षा करनी पड़ेगी। अतः हम इस अध्याय में जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली क्या है, या भारतीय निर्वाचन प्रणाली की क्या विशेष, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वयस्क मताधिकार। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे जो प्रमुख विशेषता अगर मैं आप बताऊं तो वो है वयस्क मताधिकार। क्या होता है वयस्क मताधिकार, मैंने आप लोगों को बताया। वयस्क मताधिकार, जब 18 वर्ष की आयु हमारी पूरी हो जाती है तो प्रत्येक नागरिक जिसकी 18 वर्ष की आयु हो गई है, प्रत्येक 18 वर्ष का जो वयस्क हो चुका है, उसको क्या है, संसद में, विधानमंडल में, नगर पालिका में, पंचायत में आदि में क्या है, चुनावों में मत डालने का क्या होता है, अधिकार होता है। वो बिना जाति, बिना धर्म, बिना वंश, बिना रंग आदि के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार से मताधिकार के लिए जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अतः हम कह सकते हैं कि मतदान क्षेत्र में एक निश्चित अवधि तक रहने, जब मतदाता सूची में उसका नाम होने पर जो भी वो सारी शर्तें निश्चित करता है, अमीर गरीब, छूत अछूत, हिंदू मुस्लिम आदि के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि जो वयस्क है, जो 18 वर्ष का है, प्रत्येक नागरिक को जो है चुनावों में मत डालने का और चुनाव लड़ने का क्या होता है, अधिकार होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ 1999 के लोकसभा चुनाव के समय, तो भारत में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 62.04 करोड़। इसी प्रकार 14वीं लोकसभा अप्रैल मई 2004 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 67.5। इसी प्रकार 15वीं लोकसभा अप्रैल मई 2009 में 71 करोड़ 40 लाख। इसी प्रकार 16वीं लोकसभा 2014 अप्रैल मई में लगभग 83.41 करोड़ थी। इसी प्रकार अप्रैल और मई 2019 में 17वीं लोकसभा में बढ़कर लगभग 89 करोड़ 78 लाख हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जनता का एक बहुत बड़ा भाग जो है चुनावों में अपनी सहभागिता निभाने का क्या है, उनको अधिकार प्राप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें
चुनाव प्रणाली में बिना लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अमीर, गरीब, छूत, अछूत, हिंदू, मुसलमान आदि के आधार पर किसी भी मताधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वयस्क मताधिकार। लेकिन वो एक निश्चित अवधि तक मतदान क्षेत्र में रहता हो और मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होना चाहिए। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है प्रत्यक्ष चुनाव। अगर मैं भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता की बात करूं तो यहाँ पर जो जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। केवल राज्यसभा और जो विधान परिषदें होती हैं उनके सदस्य ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनकी ये संस्थाएं जो होती हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती राज्यसभा की और विधान परिषदों की। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्य विधानसभा की बात करें, पंचायतों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, तो इनके जो चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जो 18 वर्ष का वयस्क होता है वो इसमें भाग लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनके मनोनीत किए जाने की जो व्यवस्था भी वो क्या है? नाम मात्र की है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बड़ी विशेषता क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन होती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा संयुक्त निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन का अर्थ क्या होता है? ज्वाइंट इलेक्शन। अगर भारत में हम चुनाव प्रणाली की विशेषता की बात करें तो भारत में अब पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं होता, पृथक निर्वाचन नहीं होता बल्कि संयुक्त निर्वाचन होता है। जैसे एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले या एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता किसी भी चाहे जाति के हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, वो केवल एक ही प्रतिनिधि चुनेंगे। इलेक्शन में खड़े तो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन चुना क्या जाएगा? एक चुनाव क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 325 की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक चुनाव के लिए जो संसद के सदस्य चुनने के लिए एक सामान्य निर्वाचक सूची होगी और कोई भी भारतीय धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सूची में नाम लिखवाने के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता मिलकर संयुक्त रूप से अपना एक ही प्रतिनिधि का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त निर्वाचन क्या करेंगे? एक ही प्रतिनिधि, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर एक ही चुनाव क्षेत्र होगा और एक ही चुनाव क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा गुप्त मतदान। भारत में क्या है? गुप्त मतदान व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए जो है गुप्त मतदान की व्यवस्था को क्या माना गया है? जरूरी माना गया है। इस व्यवस्था में मत डालने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि उसने अपना मत किसको दिया है। मान लो कि बाई चांस हम अपना मत डाल रहे हैं, किसी अदर व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि हम जो है इस आदमी को या इस उम्मीदवार को अपना मत दे रहे हैं, तो उससे झगड़ा, शत्रुता की संभावना क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन अगर गुप्त मतदान प्रणाली है, भारतीय संविधान की विशेषता में गुप्त मतदान प्रणाली को महत्व दिया गया है, जिस कारण से आपसी झगड़े और शत्रुता की संभावना क्या होती है? कम होती है तथा देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। अतः गुप्त मतदान प्रणाली को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। उसके बाद सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशंस, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र हैं। भारत में केवल एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि चुनाव के समय सारे भारत या उस राज्य जिसके में कि चुनाव होना हो, बराबर जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। पहले चुनावों में क्या होता था? दो सदस्य चुनाव होते थे।
एक सदस्य क्या था, साधारण जनता में से चुना जाता था और दूसरा सुरक्षित स्थान से। परंतु अब जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां जनजातियां भी हैं, संख्या अधिक है, उस इलाके में भी एक ही सदस्य चुना जाता है और उसे सभी कौन चुनते हैं, मतदाता जो वयस्क हो चुके होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी चुनाव क्षेत्र क्या हैं, एक सदस्य हैं और वर्तमान में भारतीय संघ को 543 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि टोटल भारतीय संघ के जो संसदीय क्षेत्र है वो कितने, उसकी संख्या कितनी है, 543। अतः प्रत्येक एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। उसके बाद है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की अगर हम बात करें तो किसका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। अगर मैं बात बताऊं भारतीय गणराज्य राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति, इसका जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार संसद व राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के अनुपात के अनुसार समान मूल्य के मत देने का अधिकार होता है। यानी कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार क्या है, मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी क्या लिखनी होती है, पसंद। इसमें क्या कैसे लिया जाता है कि मतगणना की जाती है। मतगणना के समय यदि प्रथम पसंद वाला कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता तो द्वितीय पसंद वाले को, और द्वितीय पसंद वाला नहीं तो अगली पसंद वाले के नाम में मतों का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार किसी भी मत का व्यर्थ, जो कोई भी मत जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। अतः हम कह सकते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में डाला गया है। उसके बाद आता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये पूरा 16 नंबर का हम क्वेश्चन भी करेंगे इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इसमें हमने छोटे प्रारूप में देना है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान द्वारा चुनावों को सुचारू रूप से उसका संचालन करना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये किसका काम होता है, चुनाव आयोग का। समय समय पर चुनाव आयोग ही तारीख तय करता है, तिथि तय करता है कि कब चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे करवाने हैं, लोकसभा, पंचायतों के, विधानसभाओं के चुनाव कैसे करवाने हैं। तो इसके लिए जो है एक इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में श्री सुनील अरोड़ा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्र जी और राजीव कुमार बहुसदस्यीय आयोग में कार्यरत हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में चुनाव आयोग का होना भी क्या है, जरूरी है। अतः चुनाव आयोग के बिना जो है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं करवाए जा सकते। उसके बाद है स्थानों का आरक्षण। मान लो कि अगर सीटों का, स्थानों का आरक्षण नहीं होगा, किस टाइम कौन सी सीट आएगी, किस टाइम कौन सी सीट, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अतः भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, संसद, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों में उनके क्या किए गए, स्थान आरक्षित किए गए हैं। और कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रखे जाते हैं जिसमें केवल पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जातियां, जनजातियों के सदस्य जो होते हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये व्यवस्था शुरुआत में 10 वर्ष के लिए अर्थात 1960 तक थी, परंतु फिर 10-10 वर्ष इसको बढ़ाया गया। फिर दिसंबर 2019 में 104वां संशोधन हुआ, 104 संशोधन हो चुके हैं। 104 संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि 25 जनवरी 2030 तक इनका आरक्षण क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था समाज के पिछड़े वर्ग को सुविधा प्रदान करने और शेष वर्गों के स्थान समान स्तर पर लाने के लिए ऐसा किया गया है कि उनके स्थानों का क्या है, आरक्षण है, संसद में, विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में और पंचायतों में। यह व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसे वास्तविक व्यवहारिक बनाने के लिए इस व्यवस्था को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में स्थानों के आरक्षण को भी क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। उसके बाद होता है चुनाव जाचिका।
मान लो कि चुनाव हो चुके हैं, भारत में चुनाव संबंधी कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसके लिए चुनाव याचिका की व्यवस्था भी की गई है। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी उम्मीदवार या मतदाता यदि किसी चुनाव से संतुष्ट नहीं होता और उसको ये लगता है कि चुनावों में भ्रष्ट साधन अपनाए गए हैं, तो वह अपनी याचिका सीधे कहाँ लगा सकता है? उच्च न्यायालय के पास। यदि सिद्ध हो जाता है कि किसी प्रतिनिधि ने चुनाव के समय भ्रष्ट साधन अपनाया है या हेरा फेरी करी है, तो न्यायालय उसके चुनाव को रद्द कर देता है और दोबारा से चुनाव करवाने की जो तारीख है उसको क्या कर देता है? घोषित कर देता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर। अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लिए ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी की हम बात करूं तो उस समय की चुनाव प्रणाली थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि एकल बहुमत प्रणाली, सिंगल प्लेयोरिटी सिस्टम को अपनाना क्या समझा गया था? उचित। अतः इसी प्रणाली के अंतर्गत ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक जिसको मत मिलते हैं उसी उम्मीदवार को ही लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, या स्थानीय निकायों का, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वो सदस्य जो क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। अतः परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है ऐच्छिक मतदान। ऐच्छिक मतदान की अगर मैं बात करूं तो चुनाव में क्या है? प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग करना ना करना उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके पीछे को कानूनी दंड नहीं दिया जाता, या कानून द्वारा वोट डालने के लिए किसी भी उम्मीदवार को बाध्य नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार मतदाता की अपनी मर्जी इच्छा होती है कि वो अपने मत का प्रयोग करे या अपने मत का प्रयोग ना करे। यद्यपि मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, गुजरात सरकार द्वारा जब पंचायती राज संस्थाओं के मत हुए थे तो उन्होंने ये कहा था, कानून पास करके भारत में एक पुनः चर्चा का विषय बना दिया था कि मतदान की अनिवार्यता के कानून को लागू करना कितना व्यावहारिक और सार्थक है। अतः उन्होंने क्या किया कि 2004 में किए गए मतदान की अनिवार्यता संबंधी कानून को लागू करने वाला जो गुजरात राज्य है वो भारत का प्रथम राज्य है कि कानूनी अधिकार है मत का प्रयोग जो है मतदाता को क्या करना पड़ेगा कानून के द्वारा जो है नियम बनाया गया। अतः गुजरात राज्य ये सबसे पहला राज्य बना जिन्होंने मतदान की अनिवार्यता संबंधी कानून को लागू किया। अतः हम कह सकते हैं, वैसे तो अगर हम बात करें तो इंसान की, मतदाता की अपनी इच्छा है कि अपने मत का प्रयोग करे या ना करे, लेकिन गुजरात जो एक राज्य है वो भारत का प्रथम राज्य बन गया है। नोटा का प्रावधान क्या होता है? नोटा अगर मैं बात करूं, नोटा होता है कि मान लो कि हम किसी भी उम्मीदवार को अच्छा नहीं मानते या किसी भी दल या पार्टी को अच्छा नहीं मानते, लेकिन हम अपनी मर्जी से जो हम अपने मत का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन हम अपना मत जो है किसी उम्मीदवार को ना देकर नोटा का बटन दबा देंगे, जिसमें ये काउंट हो जाएगा कि हमने अपने मत का प्रयोग तो किया है लेकिन जो है हमने किसी दल को अपना मत नहीं दिया, क्योंकि हम किसी भी प्रत्याशी से क्या है संतुष्ट नहीं है, तो वो कहलाता है नोटा का प्रावधान। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है 16वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में प्रथम बार नकारात्मक मतदान के लिए नोटा विकल्प जो है मतदाताओं को उपलब्ध करवाया गया था। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने इस पर विकल्प का प्रयोग किया। यह सभी 543 लोकसभा सीटों के लिए पड़े कुल मतों का लगभग 1.08 ही था, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में भी 2019 में नोटा का कुल प्रतिशत 1.04 ही रहा। यह व्यवस्था निश्चित जनप्रतिनिधियों को यहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण बना सकती है, वह उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि वे वास्तव में समाज के क्या एक सच्चे जनसेवक के आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, अन्यथा जनता उन्हें नकार भी सकती है। मान लो कि प्रत्याशी सही काम करेंगे तो जनता उसको बनाएगी, अगर कोई प्रत्याशी सही काम नहीं करेगा तो जनता नोटा का प्रावधान, नोटा का बटन दबाकर जो है जनता जो है प्रत्याशी को नकार भी सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि नोटा के प्रावधान को भी जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में रखा गया है। मुझे आशा है कि बेटा आप अपने अपने घरों में रहते हो, आप मास्क का प्रयोग किया करो, सैनिटाइज किया करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हाथ धोया करो। अगर आप सेफ़ हैं तो हमारा परिवार सेफ़ है। धन्यवाद।